प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या डी भारत शासन अधिनियम 1919। सही आंसर ऑप्शन बी है इसका। 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गेवियर थे। अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? 1 प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। 3 केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए और 3 प्रांतों में कार्यकारी सरकार की द्वैत शासन व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया, 1 आरक्षित, 2 हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा या 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्षों के लिए होता था और इसके सदस्य 60 होते थे, जिसमें 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्षों के लिए होता था और इसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ए भारत सरकार अधिनियम 1919,
बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909 या डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया? ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रयुक्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का यह भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। सही आंसर है ऑप्शन बी। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं की गई थी, यह गवर्नर जनरल के पास थी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में या डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1935। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। सही आंसर ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गईं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार या डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवांछित किया जाना। सही आंसर है ऑप्शन ए।
भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान में सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अगला प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। 1, संघात्मक सरकार की स्थापना। 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 3, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। 4, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। 6, प्रांतीय विधानमंडल। 7, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। 8, फेडरल न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। सही आंसर ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए, साइमन कमीशन द्वारा। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सी, क्रिप्स मिशन द्वारा या डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए, 8 लाख व्यक्ति। बी, 10 लाख व्यक्ति। सी, 12 लाख व्यक्ति या डी, 15 लाख व्यक्ति। सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए, विलियम वुड। बी, पेंथिक लॉरेंस। सी, स्टैफोर्ड क्रिप्स। डी, एबी अलेक्जेंडर। सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुड। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। अगला प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी, राजगोपालाचारी। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या सभापति बनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए, सी, राजगोपालाचारी। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी, जगजीवन राम। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कथन वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण,
वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है पर कारण गलत है। डी, कथन गलत है पर कारण सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया। डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। सही आंसर है ऑप्शन सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। डी, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। या डी, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने। मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था।